हेलो स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्लास वर्क सेक्शन। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। क्वेश्चन: प्रभु इन कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ प्रभु, मिस्टर बोला एंड मिस्टर शिव हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। पार्टनरशिप फर्म में प्रभु नाम है प्रभु इन कंपनी, जिसमें तीन पार्टनर्स है, प्रभु, बोला एंड शिवा। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 2:1 एंड भगवान लिमिटेड इज अ कंपनी हु इज डूइंग अ सिमिलर बिजनेस। और एक कोई कंपनी है भगवान लिमिटेड कंपनी, जो सेम बिजनेस कर रहा है। एंड ये भगवान लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फर्म को अमालगमेशन करना, लाइक पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी में अमालगमेशन होगा, वो आगे क्वेश्चन में लिखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डे एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2011। आपको क्वेश्चन में कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों की बैलेंस शीट दी है, जिसमें बैलेंस शीट के अंदर है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले प्रभु इन कंपनी यानी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट है, और उसके बाद एक कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपको कंपनी की जो बैलेंस शीट दी है उसका आपको कोई अभी काम नहीं है। आपको जो पार्टनरशिप फर्म प्रभु इन कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसी को आपको फोकस करना है। तो जिसमें शिवा की पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख, 1,50,000 एंड 50,000। General reserve balance is given, creditors are given. On the asset side, there is plant machinery, furniture, stock, debtors, and cash and bank balance given. Okay. After that adjustments, it was decided that firm Prabhu and Company would be dissolved, and all the assets except cash and bank balance and all the liabilities of the firm to be taken over by the Bhagwan Limited by issuing 25,000 shares of 10 rupees each at a premium of 2 rupees per share. अब इन लोगों के बीच में ऐसा डिसाइड हुआ था कि प्रभु एंड कंपनी जो है, इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रभु एंड कंपनी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। और पार्टनरशिप फर्म बंद होके उसका सारी जो पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स और लायबिलिटीज है एक्सेप्ट कैश और बैंक बैलेंस, बाकी सब कुछ भगवान लिमिटेड कंपनी जो पार्टनरशिप कंपनी जो है वो उसको टेक ओवर करेंगे। और जो टेक ओवर करेंगे वो टेक ओवर के लिए आपको ये बोला है कि वो टेक ओवर कैसे करेंगे, तो बाय इश्यू 25,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज इच एट 2 रुपीज प्रीमियम, यानी 25,000 शेयर 12 रुपये पे इश्यू करेंगे। तो 25,000 शेयर इंटू 12 रुपीज़ करो तो 3 लाख रुपए के शेयर इशू करने के होंगे। 25,000 इंटू 12 करो तो 3 लाख के शेयर इशू करने के आएंगे। तो ये जो 3 लाख के शेयर इशू करे, दिस इज नथिंग बट अ परचेस कंसिडरेशन। आफ्टर दैट partners of Prabhu and Company agree to divide the shares issued by Bhagwan Limited in the profit sharing ratio and bring necessary cash for the settlement of the capital. अब आपको ये बोल रहे कि पार्टनर्स जो पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड किया था कि दे विल डिवाइड द शेयर्स रिसीव फ्रॉम भगवान लिमिटेड, जो परचेसिंग कंपनी है उसके पास से जो शेयर्स मिलेंगे दे विल डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बोला है कि जो शेयर्स आपको मिलेंगे वो शेयर्स को आपको कैसे डिवाइड करना है, तो उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना है। आपको याद हो तो अगर सपोज क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होता कि जो परचेसिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी को शेयर इशू करेंगे, जो परचेसिंग कंपनी जब शेयर्स इशू करती है वेंडर कंपनी को, तो वेंडर कंपनी के पार्टनर्स को वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल के फॉर्म में, क्लोजिंग कैपिटल के रेशियो में उसको डिवाइड करना होता है। बट यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला है कि जो परचेसिंग कंपनी शेयर्स इशू करेगी वो वेंडर कंपनी के पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोला होता तो हम क्लोजिंग कैपिटल रेशियो हम फाइंड करते और वो क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में हम डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे आपको बोला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज करेंगे। एंड ब्रिंग नेसेसरी कैश फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कैपिटल, यानी अगर कैश कम पड़ी तो पार्टनर्स कैश चलाएंगे और ले जाएंगे। द क्रेडिटर्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी इंक्लूड 50,000 पेबल टू भगवान लिमिटेड। जो कंपनी के जो पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स है 50,000, पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स आप देखो तो बैलेंस शीट के अंदर पार्टनरशिप फर्म के क्रेडिटर्स 1,50,000 है। यहाँ पे 1,50,000 के क्रेडिटर्स है, और ये 1,50,000 के जो क्रेडिटर्स है उसमें से 50,000 के क्रेडिटर्स की बात करें, टोटल क्रेडिटर्स तो ज़्यादा है बट यहाँ पे उसमें से क्या बोले कि 50,000 के जो क्रेडिटर्स है कौन से, प्रभु एंड कंपनी के जो क्रेडिटर्स है वो भगवान लिमिटेड के डेटर्स है। मीनिंग दोनों कंपनी के बीच में इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, यानी प्रभु एंड कंपनी को 50,000 देना है, किसको देना है, भगवान लिमिटेड को। तो प्रभु एंड कंपनी 50,000 भगवान लिमिटेड को देगी, और भगवान लिमिटेड के व्यू पॉइंट से अगर बोले तो 50,000 उनके लिए डेटर्स है। तो ये इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हुआ, जो परचेसिंग कंपनी को राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये इंटर कंपनी दोनों के बीच में एडजस्टमेंट हुआ, जो परचेसिंग कंपनी उसको नलिफाइड करेगी जर्नल एंट्री पास करके। वेंडर कंपनी को कुछ नहीं करना है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसको कुछ नहीं करना है, बट परचेसिंग कंपनी जब उसको भगवान लिमिटेड जब उसको टेक ओवर करेगी क्रेडिटर्स को, तो उसमें से क्रेडिटर्स और डेटर्स को सामने सामने कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिटर्स डेटर्स दोनों फिर एक ही कंपनी के हो जाएंगे, सो उसको कैंसिल करना पड़ेगा।
देन बोला है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 12,500 ऑफ प्रभु एंड कंपनी मस्ट ऑल्सो बी टेकन ओवर बाय डी भगवान लिमिटेड। अब क्या बोला है कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹12,500 ऑफ प्रभु एंड कंपनी टू बी टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड, मीनिंग देयर बाय कि कोई बैलेंस शीट में लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं हुई है, कितने की 12,500, किसकी लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुई है दैट इज टू बी टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड। वो कौन टेक ओवर कर देगा, भगवान लिमिटेड टेक ओवर करेंगे। मीनिंग क्या हुआ, से नॉर्मली हम क्या करते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को नॉर्मली हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मली हम रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बट यहाँ पे ये जो लायबिलिटी है वो अनरिकॉर्डेड है, बट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को नहीं पे करनी है, वो कौन पे करेगा, तो यहाँ पे बोला है कि दैट इज टू बी टेकन ओवर बाय हुम, टेकन ओवर बाय भगवान लिमिटेड। भगवान लिमिटेड कौन है, परचेसिंग कंपनी। तो ये परचेसिंग कंपनी अगर ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को टेक ओवर कर लेंगे तो डायरेक्टली अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज सीधा परचेसिंग कंपनी पे करेगी, तो वेंडर कंपनी को तो पे करना ही नहीं है। तो वेंडर कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर ये आप ये बोले तो ये 12,500 रुपीज उनके लिए कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हो रही, भले अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, भले पे करना है, बट वेंडर कंपनी को तो पे करना नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को तो पे नहीं करना है। वो कौन पे करेगा, तो पे करेंगे भगवान लिमिटेड, जो परचेसिंग कंपनी वो पे करेगी। तो वेंडर कंपनी की बुक में 12,500, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेंडर कंपनी की बुक में 12,500 की कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रभु एंड कंपनी। प्रभु एंड कंपनी मीनिंग कौन, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के बुक में आपको क्या पूछा है, तो पार्टनरशिप फर्म के बुक में आपको पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश और बैंक अकाउंट जो आप नॉर्मली बनाते हो वो सारे अकाउंट बनाओ। और सेकंड क्वेश्चन पूछा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड एंड फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रभु एंड कंपनी। अब क्या करो, सेकंड क्या पूछा है, तो सेकंड आपको पूछा है जर्नल एंट्रीज पास करो इन द बुक्स ऑफ भगवान लिमिटेड। भगवान लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्रीज पास करो फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रभु एंड कंपनी, मीनिंग परचेसिंग कंपनी की बुक में आपको एंट्रीज पास करनी है, वेंडर कंपनी के बुक में आपको अकाउंट्स बनाना है, वेंडर कंपनी के अकाउंट्स बनाना है, परचेसिंग कंपनी की एंट्रीज पास करनी है, बराबर। एक बार वापस फटाफट क्वेश्चन में क्या था देख ले। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला था प्रभु एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, फटाफट क्वेश्चन को रिवाइज करें। पार्टनरशिप फर्म एक नाम है प्रभु एंड कंपनी, जिसमें 3 पार्टनर्स है, प्रभु, भोला एंड शिवा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 2:1, ठीक है। फिर आपको पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों की बैलेंस शीट दी है, उसमें से आपको खाली पार्टनरशिप फर्म की जो बैलेंस शीट है उसी को देखना है, कंपनी की बैलेंस शीट का आपका कोई काम नहीं है। पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल इज जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन। फिर नीचे एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो परचेसिंग कंपनी है वो सारी एसेट और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर देंगे, और एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बैलेंस बोला था, मीनिंग कैश और बैंक बैलेंस टेक ओवर नहीं होगा, बाकी सब कुछ टेक ओवर होगा। अब टेक ओवर करने के लिए आपको नई वैल्यूज नहीं दिए, आपको बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसकी चेंज वैल्यू या रिवाइज वैल्यू आपको या रिवैल्यूएशन वैल्यू आपको दी नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि एवरीथिंग विल बी टेकन ओवर एट द बुक वैल्यू ओनली, ओके। इसके बाद आपको ये बोला था कि परचेसिंग कंपनी जो ये असेट्स और लायबिलिटीज, जो भगवान लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है, वो जो असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करेंगे तो उसके बदले में 25,000 शेयर 10 रुपए वाले 2 रुपए प्रीमियम से इश्यू करेंगे। अब 2 रुपए प्रीमियम से इश्यू करेंगे, इसका मीनिंग 25,000 शेयर 12 रुपए पे इश्यू करेंगे, यानी 25,000 इंटू 12 करो तो 3 लाख रुपए परचेस कंसिडरेशन हुआ। ये परचेसिंग कंपनी 3 लाख रुपए परचेस कंसिडरेशन पे करके ये असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको ये बोला था कि पर जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के 50,000 के जो क्रेडिटर्स है वो भगवान लिमिटेड के डेटर्स है, ठीक है। 50,000 जो परचेसिंग कंपनी के जो प्रभु एंड कंपनी जो परचेज वेंडर कंपनी उसके जो क्रेडिटर्स है वो परचेसिंग कंपनी के डेटर्स है। और आगे बोला है कि 12,500 रुपीज एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है जो वेंडर कंपनी की है, बट वो टेक ओवर कौन करेगा, भगवान लिमिटेड उसको टेक ओवर करेगी, मेरी परचेसिंग कंपनी उसको टेक ओवर करेगी। तो दिस इज द न्यू पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन कि यहाँ पे ये जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है वेंडर कंपनी पार्टनरशिप फर्म के बुक में इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, और परचेसिंग कंपनी के बुक में अकाउंटिंग होगा। नॉर्मली हम ये करते हैं कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करते हैं और सामने बाद में हम कैश में पे करते हैं, बट यहाँ पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो परचेसिंग कंपनी की, वेंडर कंपनी की नहीं। तो वेंडर कंपनी की बुक में अकाउंटिंग नहीं होगा, ठीक है, 12,500 का। उसके बाद आपको अकाउंट्स पूछा है, रियलाइजेशन अकाउंट किसके बुक में बनाओ, तो परचेसिंग कंपनी के बुक में अकाउंट बनाओ, और अरे वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंट्स बनाओ, और परचेसिंग कंपनी के बुक में आपको एंट्रीज पूछिए, ठीक है। तो यहाँ तक का हमारा कैलकुलेशन क्वेश्चन है। इसके बाद अब कैलकुलेशन कैसे होगा वो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ओके। कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बहुत सारे किए हैं, सो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन सबसे पहले मैंने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए वो देख ले। तो अकाउंट्स के अंदर
एक है रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 पार्टनर्स होंगे, इसके बाद है कैश एंड बैंक अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट दैट इज भगवान लिमिटेड अकाउंट दैट इज परचेसिंग कंपनी अकाउंट, और एक और अकाउंट है इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड अकाउंट दैट इज परचेसिंग कंपनी की इक्विटी शेयर अकाउंट, बराबर। तो ये जो अकाउंट्स है ये वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंट्स है। वेंडर कंपनी के बुक में वापस एक बार कौन कौन से अकाउंट, सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट, परचेसिंग इक्विटी शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, इतने हमने अकाउंट्स बनाए। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम बैलेंस क्वेश्चन के अंदर देखते जाते हैं। तो सबसे पहला काम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। तो पहला काम बैलेंस शीट को क्लोज करने के लिए जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट या उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है एक बार अमाउंट देखते जाते हैं, पहले असेट्स से स्टार्ट करते हैं और आपको खाली भगवा प्रभु एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसी की असेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करना है। भगवान लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी है, उसका आपको क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस है 2,50,000, फर्नीचर 25,000, स्टॉक 1,00,000, डेटर्स है 1,00,000, कैश एंड बैंक बैलेंस है 5,000 एंड 20,000 दैट इज 25,000। सो पहले प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, प्लांट मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, बराबर। प्लांट्स एंड मशीनरी 2,50,000, फर्नीचर 25,000, स्टॉक ₹1,00,000 और डेटर्स ₹1,00,000, ठीक है। तो ये पहले असेट्स हमने ट्रांसफर कर दी और टोटल 4,75,000 असेट्स ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, ओके। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस जो था 25,000, तो उसका हमने अकाउंट बनाया था कैश एंड बैंक अकाउंट, तो उसका हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। सो बैलेंस शीट में जितने भी असेट्स है जितने भी बैलेंस है वो हमने ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर दैट लायबिलिटी साइड देखें, तो लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की कैपिटल है 1,00,000 रुपीज़, पार्टनर्स की कैपिटल 1,00,000, 1,50,000 एंड 50,000। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, 1,50,000 एंड 50,000, पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 1,00,000, 1,50,000 एंड 50,000, ओके। आफ्टर दैट लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व का या कोई भी रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर कोई भी रिजर्व पड़ा हो तो उसका हम क्या करते हैं, तो उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जनरल रिजर्व 50,000 का जो है उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में देख ले क्या था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। तो इसको 2:1 रेशियो में 50,000 को डिवाइड कर देंगे। एंट्री विल बी जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 20,000, 20,000 और 10,000, बराबर 50,000 का जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल लिख दी, जनरल रिजर्व हो गया, और क्रेडिटर्स 1,50,000 को क्लोज करने के लिए उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, एंट्री 1,50,000 क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो गए, असेट ट्रांसफर होगी, लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, कैश एंड बैंक बैलेंस ट्रांसफर हो गया और कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। सो सबसे पहला काम बैलेंस शीट को जो क्लोज करना था, ये बैलेंस शीट की सारी इन्फॉर्मेशन हमने ट्रांसफर कर दी। इसके बाद आपको क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में आपको बोला था कि परचेस कंसिडरेशन कितना है, तो परचेस कंसिडरेशन 25,000 शेयर इश्यू करेंगे 12 रुपए के, 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए प्रीमियम पे। तो 25,000 इंटू 12 करो तो कम्स टू ₹3 लाख। तो 3 लाख के इक्विटी शेयर आपको मिलेंगे भगवान लिमिटेड के पास से। तो पहले ये ड्यू होंगे, उसके बाद फिर वो रिसीव होंगे। तो पहले जब ड्यू होगा तो जो आप असेट सेल करने की एंट्री करते थे और लायबिलिटीज पेमेंट करने की एंट्री करते थे उसकी कंबाइंड एक एंट्री पास होगी जो आपको 3 लाख रुपए भगवान लिमिटेड के पास से लेने हैं परचेस कंसिडरेशन के। तो उसकी एंट्री पास करेंगे, एंट्री विल बी भगवान लिमिटेड अकाउंट डेबिट यानी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा 3 लाख रुपए, बराबर एंट्री भगवान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से 3 लाख, और सेकंड इफेक्ट इसकी कहाँ जाएगी, तो भगवान लिमिटेड, ये भगवान लिमिटेड अकाउंट है परचेसिंग कंपनी, तो उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे भगवान लिमिटेड अकाउंट टू रियलाइजेशन। फिर आपको बोला है कि उसके पास से भगवान लिमिटेड के पास से 3 लाख के इक्विटी शेयर्स मिले हैं, बराबर 2 रुपए प्रीमियम के। तो इक्विटी शेयर्स जो मिले हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उसकी एंट्री ये होगी इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू भगवान लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू भगवान लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। तो भगवान लिमिटेड अकाउंट जो है बी लिमिटेड अकाउंट ये क्लोज हो जाएगा और इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे 3 लाख रुपए से क्रिएट होगा, ठीक है। सो परचेस कंसिडरेशन पहले ड्यू हुआ तो उसकी एंट्री क्या हुई, भगवान लिमिटेड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया और भगवान लिमिटेड को डेबिट किया। फिर उसके पास से परचेस कंसिडरेशन रिसीव करने की एंट्री पास की, तो वो एंट्री थी इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड टू भगवान लिमिटेड। तो भगवान लिमिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया और इक्विटी शेयर अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है। सो भगवान लिमिटेड अकाउंट जो परचेसिंग कंपनी है उसका अकाउंट क्लोज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में आगे देखते हैं।
ये एडजस्टमेंट ये वाला हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में देखें तो आगे क्वेश्चन में आपको ये बोला कि जो इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सपोज एक क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्ड नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा होता तो हम क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में इसको डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे आपको बोला है कि जो इक्विटी शेयर है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें याद है 2:1 था, ठीक है। तो ये जो इक्विटी शेयर हमें मिले हैं, इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड 3 लाख के इक्विटी शेयर्स जो मिले हैं, तो इसको 2:1 में डिवाइड कर दे तो एंट्री क्या पास होगी, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स इन भगवान लिमिटेड। एंट्री क्या होगी, इक्विटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर को देना है तो पार्टनर अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इक्विटी शेयर अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देंगे 3 लाख को, तो 1,20,000 एंड 60,000 2:1 रेशियो में क्रेडिट किया। तो ये इक्विटी शेयर ऑफ बी लिमिटेड अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो सेकंड इफेक्ट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 और 60,000 ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो ये परचेस कंसिडरेशन रिसीव हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद आपको बोला था कि 50,000 के जो क्रेडिटर्स है वो भगवान लिमिटेड को ही पे करना है। बट ये 50,000 के क्रेडिटर्स को एलिमिनेट करने की एंट्री कौन पास करेगा, तो वो परचेसिंग कंपनी पास करेगी, वेंडर कंपनी नहीं। तो एट प्रेजेंट हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम पहले परचेसिंग वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो 50,000 के जो क्रेडिटर्स और डेटर्स कैंसिल करना है, ये वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग नहीं होगा, बराबर ये ध्यान रखिए। ये वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग नहीं होगा, किसके बुक में अकाउंटिंग होगा, कैंसिलेशन का। एक बार क्रेडिटर्स 50,000 के भले सेम इंक्लूड है, बट वो भगवान लिमिटेड एक बार टेक ओवर तो कर ही लेगा, उसके बाद फिर बाद में वो लोग कैंसिल करेंगे। यानी 50,000 के क्रेडिटर्स को कैंसिल करने की एंट्री कौन करेगा, तो परचेसिंग कंपनी करेगा, वेंडर कंपनी के बुक में इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो मैंने आगे बताया कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 12,500 की जो है वो परचेसिंग कंपनी टेक ओवर तो करेगी और वो लोग पे करेंगे। यानी ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का पेमेंट वेंडर कंपनी को नहीं करना है, वेंडर कंपनी को बिल्कुल नहीं करना है। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज की एंट्री यहाँ पे कोई नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी, ओके। इसके बाद बाकी अकाउंट्स में और कुछ बचा नहीं, तो एक एक करके अकाउंट्स क्लोज करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करें। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड का 25,000, मीनिंग रियलाइजेशन का लॉस। 25,000 का रियलाइजेशन लॉस आया, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में। तो 25,000 को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो 2:2:1 25,000 डिवाइड कर दो तो 10,000 10,000 5,000 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। इसके बाद 10,000 10,000 5,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये लॉस जो आया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 10,000 10,000 और 5,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रियलाइजेशन का लॉस। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करें तो सबसे पहले पार्टनर पी का अकाउंट क्लोज करें। तो डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो क्रेडिट साइड डिफरेंस है 10,000। फिर बी का अकाउंट क्लोज करें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो इसमें डेबिट साइड डिफरेंस है 40,000। और एस का अकाउंट क्लोज करने पे क्रेडिट से डिफरेंस आया 5,000। तो पी और एस में क्रेडिट से डिफरेंस आ रहा है, पी और एस में ये क्रेडिट से डिफरेंस शो कर रहा है और बी में डेबिट से डिफरेंस शो कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन में बोला था कि कैश में जो भी डिफरेंस आएगा, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा वो कैश में लाएंगे या ले जाएंगे। तो पी और एस में 10,000 और 5,000 का जो डिफरेंस आए ये कैश उनको लानी पड़ेगी क्योंकि क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है। तो ये 10,000 और 5,000 जो कैश है ये इनको लानी पड़ेगी, तो एंट्री होगी कैश टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बी को कैश पे करनी पड़ेगी तो उसकी एंट्री होगी बी टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसकी दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट में भी जाएगी। तो कैश अकाउंट में पी और एस के पास से कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू पी एस अकाउंट, पी और एस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000। और बी को 40,000 रुपीज पे करेंगे तो 40,000 बी को पे करेंगे तो एंट्री होगी बी टू कैश 40,000। एंट्री क्या होगी, बी टू कैश 40,000। और आफ्टर दैट ये कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। आफ्टर दैट कैश अकाउंट का टोटल देखो तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड 40,000 कैश का अकाउंट टैली हो गया। बी लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी था वो अकाउंट ऑलरेडी हमने क्लोज कर दिया था और इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट क्लोज हो गया था, ठीक है। सो ये अकाउंट्स किसके बुक में हमने कंप्लीट कर दिए, तो वेंडर कंपनी के बुक में हमने अकाउंटिंग यहाँ पे कंप्लीट किया। इसके बाद परचेसिंग कंपनी के बुक में आपको जनरल एंट्रीज पूछी है, वो जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट जनरल एंट्रीज आपको पूछे इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड दैट इज भगवान लिमिटेड परचेसिंग कंपनी के बुक में जो जनरल एंट्रीज पूछी है, तो परचेसिंग कंपनी में सबसे पहले बिजनेस परचेज होगा। परचेसिंग कंपनी के लिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी, तो बिजनेस परचेज की, तो उसकी एंट्री होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस परचेज 3 लाख रुपए में किया था,
ये 3 लाख कहाँ से आया था, 3 लाख रुपीज कहाँ से आया था? तो 25,000 शेयर्स इशू करेंगे 12 रुपीज ऑफ 12 रुपीज ईच। तो 25,000 इंटू 12 करो तो कम्स टू रुपीज 3 lakhs। तो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, बिजनेस परचेज की एंट्रीज, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी, दैट इज पीएन कंपनी अकाउंट, दैट इज रुपीज 3 लाख विद परचेज कंसिडरेशन। ये एंट्री हमेशा परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से होगी, दैट इज 3 लाख रुपीज। इसके बाद परचेसिंग, पहले बिजनेस परचेज की एंट्री होगी, उसके बाद इंडिविजुअली असेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करना पड़ेगा। अब असेट्स को टेक ओवर करेंगे, लाइबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे, तो असेट्स और लाइबिलिटीज कौन सी अमाउंट पे टेक ओवर की थी? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था वहां से हम अमाउंट ले सकते हैं। तो असेट्स का टोटल था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,75,000 की असेट्स टेक ओवर की थी। लाइबिलिटीज 1,50,000 की एक टेक ओवर की थी क्रेडिटर्स को, और इसके सिवाय एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया था। ठीक है, तो एंट्रीज में अब ये 4,75,000 मैंने यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स करके टोटल करके लिखा है, आप इंडिविजुअली एसेट वाइज लिख सकते हैं। एंट्री सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स टेक ओवर की, तो सारी एसेट्स को आप अलग अलग लिखिएगा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,75,000, एक एक करके एसेट को डेबिट करेंगे। टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट 1,50,000, जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स से उसकी बात है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1,50,000, असेट टेक ओवर हुई, लायबिलिटी टेक ओवर हुई। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज 12,500। मैंने आपको बोला था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज वेंडर कंपनी के बुक में कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, क्योंकि वो अनरिकॉर्डेड था और परचेसिंग कंपनी पे करेगा। तो हम परचेसिंग कंपनी के बुक में जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का अकाउंटिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होगी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की 12,500। असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेस। अब ये बिजनेस परचेस अकाउंट जो यहाँ पे हमने पहली एंट्री में डेबिट किया था, उसको क्लोज करने के लिए सेम अमाउंट से उसको क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। एंट्री विल बी टू बिजनेस परचेस अकाउंट क्रेडिट 3 lakhs, एंड उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो क्रेडिट से डिफरेंस आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि असेट्स और लायबिलिटीज जो हमने टेक ओवर की है उसकी वैल्यू ज्यादा है और उसको कम प्राइस पे टेक ओवर किया है। सो क्रेडिट से डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मीनिंग प्रॉफिट हुआ, एंड दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 12,500। डेबिट से डिफरेंस आता तो इट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, एंड क्रेडिट से डिफरेंस आया तो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसका मीनिंग ये हुआ कि असेट्स को कम प्राइस पे खरीदा है, ज्यादा वैल्यू की एसेट को कम प्राइस पे खरीदा है, बराबर। असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस निकालोगे तो बिजनेस परचेस की जो 3 लाख रुपए अमाउंट है उससे ज्यादा होगा, बराबर। सो यहाँ पे असेट्स को टेक ओवर किया कम प्राइस पे, दैट्स व्हाई प्रॉफिट हुआ, एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पहली एंट्री वापस एक बार रिपीट करूं, पहली एंट्री थी बिजनेस परचेस की, एंट्री क्या थी? बिजनेस परचेस टू वेंडर कंपनी, 3 लाख रुपए परचेस कंसिडरेशन। उसके बाद असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने की एंट्री, असेट्स डेबिट टोटल जो वैल्यू पे टेक ओवर हुआ था, यहाँ पे सब कुछ बुक वैल्यू है इसलिए बुक वैल्यू। अगर रिवैल्यूएशन वैल्यू पे आपको एडिशनली या कोई नई वैल्यू आपको दी है तो वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, उसमें अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी टेक ओवर की, उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। टू बिजनेस परचेस एंड टू कैपिटल रिजर्व, जो प्रॉफिट था वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ओके, इसके बाद जो परचेसिंग कंपनी, जो बिजनेस असेट हमने परचेस की थी 3 लाख रुपए, ये परचेसिंग कंपनी जो वेंडर कंपनी है 3 लाख रुपए, उसको 3 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इश्यू करना है। तो 3 लाख रुपए यहाँ पे आपको दिख रहा है, 3 लाख रुपए की इक्विटी शेयर इश्यू करना है, तो उनको ये 3 लाख की इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। तो एंट्री विल बी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट 3 lakhs टू इक्विटी शेयर 25,000 इंटू 10 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 इंटू 2। ओके, सो वेंडर कंपनी टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने बाइफरकेट किया, जब हम ऊपर वेंडर कंपनी के बुक में अकाउंटिंग कर रहे थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को बाइफरकेट नहीं किया था, क्यों? तो वेंडर कंपनी के लिए इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम और फेस वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है। वेंडर कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर आप बेचो, वेंडर कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर आप देखो तो वेंडर कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल वैल्यू उसका कोई मीनिंग नहीं है। उनको तो 3 लाख की इक्विटी शेयर मिला उससे मतलब है, उनको सिक्योरिटी प्रीमियम कितना और फेस वैल्यू कितना उससे मतलब नहीं है। किसको? वेंडर कंपनी को। बट परचेसिंग कंपनी जो है वो परचेसिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग अलग दिखाना पड़ेगा, समझ सकते हैं आप। परचेसिंग कंपनी जो है वो शेयर इश्यू कर रही है, तो परचेसिंग कंपनी जो शेयर इश्यू करे उसको बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर की कैपिटल को और फेस वैल्यू को और सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग दिखाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बाइफिकेशन किया जाएगा। परचेसिंग कंपनी के बुक में जो कंपनी शेयर इश्यू करेगी उसके बुक में बाइफिकेशन होगा, बट जिस कंपनी को शेयर्स मिलेंगे उसके बुक में बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम से या फेस वैल्यू से। सो थर्ड एंट्री फॉर इश्यू ऑफ परचेस कंसिडरेशन, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 इंटू 10 एंड 25,000 इंटू 2। फिर क्रेडिटर्स और डेटर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स और डेटर्स आपको याद होगा कि ऐसा बोला था कि वेंडर कंपनी के क्रेडिटर्स में 50,000 जो अमाउंट है वो परचेसिंग कंपनी की ही है,
तो दोनों को, अब दोनों बिजनेस मर्ज हो गए तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा इंटरकंपनी एडजस्टमेंट्स को। तो एंट्री क्रेडिटर्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट क्रेडिट 50,000, ठीक है। और बस ये 4 एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, और इसके सिवाय परचेसिंग कंपनी में और कोई अकाउंटिंग नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्री, बस ये 4 अकाउंटिंग एंट्री परचेसिंग कंपनी के बुक में, यानी भगवान लिमिटेड के बुक में ये 4 एंट्री पास करेंगे। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो। Hello. Next question. We are starting. That is question number 16. Last question of classwork. So question number 16 पहले पढ़ ले. Question is A and B were carrying on business sharing profit and losses equally. दो partners है, A and B दो partners है, and profit sharing ratio is given what equally. The firm's balance sheet on 31st December 2011 was as under. और उनकी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट आपको दी है, जिसमें क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल अकाउंट्स है, स्टॉक मशीनरी डेटर्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसीज है, लीजोल प्रीमाइसेस, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस है, और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है। ओके, द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th June and the partners withdraw in equal amounts half of the profit made during the period of 6 months after charging debris of 10% on machinery and after writing 5% on leasehold premises. अब यहाँ पे आप देखो, दो पार्टनर्स है, वापस एक बार बैलेंस शीट आपको दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, कौन सा है, इक्वल है, ठीक है। दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बैलेंस शीट जो आपको दी है वो बैलेंस शीट की डेट है 31 दिसंबर 11। बैलेंस शीट की डेट क्या है, 31 दिसंबर 11। अब बैलेंस शीट की डेट 31 दिसंबर 11 है, उसमें सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, P&L, डेबिट बैलेंस, ड्राइंग्स की फिगर है। फिर बोला है बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th of June। बिजनेस वाज कैरिड ऑन टिल 30th of June, इसका मीनिंग बैलेंस शीट आपको दी है दिसंबर की, बैलेंस शीट आपको जो दी है वो दिसंबर की बैलेंस शीट दी है, और बिजनेस 30 जून तक उन लोगों ने कंटिन्यू किया था। इसका मीनिंग ये बैलेंस शीट की डेट से 6 महीने तक, बैलेंस शीट की डेट से 6 मंथ्स तक ये बिजनेस कंटिन्यू था, पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू थी। उसके बाद फिर उसका सेल या जो भी हुआ है वो बिजनेस डिसोल्यूशन जो भी हुआ है वो 6 महीने बाद हुआ है। मीनिंग बैलेंस शीट आपको 6 महीने पुरानी दी है और 6 महीने बाद उसका डिसोल्यूशन करना है, ठीक है। द पार्टनर्स विदड्रॉ, फिर आगे बोला कि पार्टनर्स जो 6 महीने जो बिजनेस कंटिन्यू था उसमें 6 महीने का जो प्रॉफिट था उसमें से दे विदड्रॉ इन इक्वल अमाउंट उन लोगों ने विड्रॉल किया था, इक्वल अमाउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। जितना 6 महीने में प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट का हाफ अमाउंट, फॉर एग्जांपल 100 रुपये प्रॉफिट हुआ तो उसका हाफ ऑफ द अमाउंट मीनिंग 50 रुपीज विड्रॉ किया। और 50 रुपीज विड्रॉ कैसे हुआ, तो 50 रुपीज विड्रॉ हुआ इक्वली, मीनिंग 100 रुपये अगर प्रॉफिट होता है तो 50 विड्रॉ करेंगे, और 50 विड्रॉ कैसे करेंगे, इक्वली, यानी 25-25 विड्रॉ करेंगे, लाइक दैट। और ये विड्रॉल जो है वो कौन सा है, तो 6 मंथ्स जो बिजनेस कंटिन्यू था बैलेंस शीट डेट के बाद। ये जो ड्राइंग्स आपको दिया है उसके अलावा, ये जो ड्राइंग्स आपको दिया वो तो पिछले साल का है, वो ड्राइंग से अलावा और जो 6 महीने का प्रॉफिट हुआ था उसमें से उन लोगों ने विड्रॉल्स किया था, ठीक है। और वो विड्रॉल्स करने के लिए, वो 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, 6 महीने का जो प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उन लोगों ने 6 महीने का डेप्री प्रोवाइड किया था 10% मशीनरी पे एंड 5% लीज होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर 10% और 5% डेप्री प्रोवाइड करना है 6 महीने का। इन द हाफ ईयर सैलरी क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय ₹10,000, क्रेडिटर्स 10,000 कम हुए 6 महीने में, और ओवरड्राफ्ट कम हुआ 15,000 से, एंड ओवरड्राफ्ट बाय 15,000। क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट की वैल्यू को कम करना है, मीनिंग क्रेडिटर्स यहाँ पे आप देखो तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 60,000, उसको कितना कम करना है 10,000, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 की जगह 50 6 महीने बाद। ये 60,000 जो क्रेडिटर्स है वो 6 महीने पहले दिसंबर के है, तो 6 महीने बाद के क्रेडिटर कितने हैं 50,000। ओवरड्राफ्ट कितना है 35,000 6 महीने पहले का, और 6 महीने बाद क्या करना है, तो ओवरड्राफ्ट को 15,000 कम कर देना है। तो ओवरड्राफ्ट 35,000 है, उसमें 15,000 कम कर दो तो 20,000 ओवरड्राफ्ट होगा जून का। तो जून में क्रेडिटर होंगे 50,000 और ओवरड्राफ्ट कितना होगा 20,000। फिर आगे बोला 30th of June, ये स्पेसिफिक आप डेट देखो, डेट क्या लिखी है, ऑन 30th of June द स्टॉक वॉज वैल्यूड फॉर ₹75,000, डेटर्स 60,000, GLP हैड बीन सरेंडर फॉर ₹9,000 बिफोर, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिफोर 30th June। GLP जो बैलेंस शीट में पड़ा था, ये GLP को ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो GLP असेट साइड था उसको ऑलरेडी उन्होंने 30 जून से पहले ही सरेंडर कर दिया था। मीनिंग जब आप 30 जून का बैलेंस शीट या कुछ भी बनाओगे तो उसके पहले ये जो GLP है वो दिसंबर का GLP है। अब आपको क्या करना है, आपको 30 जून को डिसोल्यूशन करना है, पर 30 जून से पहले GLP की अमाउंट 9,000 पे सरेंडर कर दी थी,
एंड अदर आइटम्स रिमेन्स एट द सेम एज 31st दिसंबर। ये जो चेंज है स्टॉक, डेटर्स, जेएलपी और क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट में चेंज है, इसके अलावा बाकी सब दिसंबर की जो फिगर है उसको सेम रखना है। फिर आगे बोला ऑन 30th ऑफ जून द फर्म सोल्ड द बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी। अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन है कि 30 जून को क्या हुआ, तो 30 जून को आपको ऐसा बोल रहा है फर्म सोल्ड बिजनेस टू अ लिमिटेड कंपनी, यानी डिसोल्यूशन हुआ, यानी कंपनी में अमाल्गमेशन हुआ। ठीक है, फर्म का कंपनी में अमाल्गमेशन हुआ। द वैल्यू ऑफ द गुडविल वाज फिक्स रुपीज 1 लाख रुपीज। और जब ये अमाल्गमेशन हुआ तो गुडविल की वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं है, बट गुडविल एडिशनली ये लोग परचेसिंग कंपनी जो है वो एडिशनली गुडविल कितना पे करेगी, 1 लाख। एंड रेस्ट ऑफ द असेट वेर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑन 30th ऑफ जून। गुडविल की वैल्यू 1 लाख होगी और बाकी सारी असेट्स को वो 30 जून की जो फिगर होगी वो वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द रेस्ट ऑफ द असेट्स वर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट ऑन 30th ऑफ जून। आपको जो बैलेंस शीट दी है वो कौन सी बैलेंस शीट दी है, आपको दिसंबर की बैलेंस शीट दी है। और आपको क्या बोला है कि असेट्स और लायबिलिटीज का और लायबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे बुक वैल्यू पे। बट बुक वैल्यू कौन से दिन की, दिसंबर की नहीं, दिसंबर की नहीं, कौन से दिन की, जून की बैलेंस शीट बना के आपको उस वैल्यू पे असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करना है। The purchase consideration, the purchasing company paid the purchase consideration in equity share of 10 rupees each. Purchasing company equity share पे करेगी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले, बराबर। और वो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट आपको नहीं दी दी है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3 लाख रुपए परचेस कंसिडरेशन आपको अमाउंट दे दिया था, यहाँ पे अमाउंट परचेस कंसिडरेशन का नहीं दिया, आपको परचेस कंसिडरेशन फाइंड करना पड़ेगा। और वो परचेस कंसिडरेशन जो भी होगा वो परचेस कंसिडरेशन की फिगर वो लोग पे करेंगे इक्विटी शेयर के फॉर्म में, और इक्विटी शेयर 10 रुपए का होगा। फिर बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ फर्म ऑन 30th ऑफ जून। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है, 30 जून का बैलेंस शीट बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, एंड शोइंग द फाइनल सेटलमेंट बिटवीन देम। बैलेंस शीट आपको एडिशनली यहाँ पे नहीं पूछी है, बैलेंस शीट कौन सी, तो 30th ऑफ जून की। फिर रियलाइजेशन अकाउंट नॉर्मली जो हम बनाते हैं, और तीसरा कैपिटल अकाउंट जो आप नॉर्मली बनाते हैं, ये 3 चीज आपको पूछी है। क्वेश्चन एक बार फटाफट रिपीट कर दूं, क्या था, 2 पार्टनर्स है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल था। फिर बैलेंस शीट आपको दी थी, बैलेंस शीट कौन से दिन की दी थी, दिसंबर की दी थी, और डिसोल्यूशन कब हो रहा था, 30th जून को, 6 महीने बाद। बैलेंस शीट कब की दी है, 6 महीने पहले की। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या है, क्रेडिटर्स है, ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल है, स्टॉक, मशीनरी, डेटर्स, जेएलपी पहले था, अभी नहीं है, जून में नहीं है, दिसंबर में था। लीजोल प्रीमाइसेस है, पीएनएल बैलेंस है, ड्राइंग्स, ये ड्राइंग जो है वो ड्राइंग कौन सा ड्राइंग है, दिसंबर तक का ड्राइंग है, दिसंबर के बाद का ड्राइंग आपको नीचे एडजस्टमेंट में दिया है। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है। ठीक है, जेएलपी 9000 था। फिर आगे बोला था कि 30 जून को, यहाँ पे लास्ट में ये बोला था कि 30th जून को इन लोगों ने डिसाइड किया कि फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 30 जून को पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप कन्वर्जन करोगे, दैट इज वन टाइप ऑफ डिसोल्यूशन। जब आप 30th जून को जब डिसोल्यूशन करोगे तो 30th जून की बैलेंस शीट आपके पास नहीं है, आपके पास बैलेंस शीट कौन सी है, दिसंबर की। दिसंबर में डिसोल्यूशन हुआ नहीं था, तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि वो 6 महीने की बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी, 30 जून की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी इनफैक्ट। और वो क्वेश्चन में आपको पूछा भी है कि 30 जून की बैलेंस शीट बनाओ। अगर ये नहीं पूछा होता 30 जून की बैलेंस शीट, तो भी आपको 30 जून की बैलेंस शीट तो बनानी ही पड़ती, उसके बाद ही रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनता। तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी आपको पूछा है, नहीं पूछा होता तो भी बैलेंस शीट 30 जून की बनानी पड़ती। ओके, बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या क्या चेंज किया है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको बोला है कि आपको 6 महीने बाद की बैलेंस शीट बनानी है, तो उसके लिए आपको स्टॉक की वैल्यू चेंज करके दी है, मशीनरी में डेप्री प्रोवाइड करना है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं बोला है, जेएलपी को सरेंडर कर दिया है ऑलरेडी, लीजोल में 5% डेप्री प्रोवाइड करना है, और ड्राइंग्स की फिगर आपको कैलकुलेट करनी है, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है 6 महीने का ड्राइंग फाइंड करने के लिए। ये ड्राइंग लास्ट ईयर का ड्राइंग है, आपको करंट ईयर का 6 महीने का ड्राइंग फाइंड करना, उसके लिए नीचे एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन दी है। ओवरड्राफ्ट की फिगर आपको चेंज करके दे दी है, क्रेडिटर्स की फिगर आपको चेंज करके नई वाली दे दी है। ठीक है, और एडजस्टमेंट ये था कि ड्राइंग के एडजस्टमेंट ये था कि पार्टनर्स इक्वल अमाउंट विड्रॉल्स करते हैं, जितना प्रॉफिट होता है उसमें से हाफ अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी 100 रुपये अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें से 50 विड्रॉल करते हैं, और उसमें इक्वल विड्रॉल करते हैं, मीनिंग 50 विड्रॉल करेंगे बट 25-25 इक्वली विड्रॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है कि 6 महीने का डेप्री कितना होगा, मशीनरी पे 10% डेप्री 6 महीने का प्रोवाइड करना है, मीनिंग 5%, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे 5% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे देखो तो मशीनरी के 10% के पीछे पर एनम लिखा है, और यहाँ पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस के पीछे 5% के पीछे पर एनम नहीं लिखा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 10% जो है वो ईयरली है, मीनिंग आपको 6 मंथ्स का करना हो तो 5% करना पड़ेगा, और लीज होल्ड प्रीमाइसेस में पीछे 5% पर एनम नहीं लिखा है, इसका मीनिंग आपको ये 5% सीधा 6 महीने का ही दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है एक पॉइंट यहाँ पे।
फिर बोला है कि क्रेडिटर्स डेटर्स में क्या चेंज हुआ था। डेटर्स, ओके, डेटर की फिगर यहाँ पे चेंज की थी, 70 की जगह 60 लेना है, वो आपको नीचे लिखा है। स्टॉक की फिगर चेंज हुई है, डेटर्स चेंज हुआ है, JLP 0 हो चुका है, प्लांट एंड मशीनरी में डेप्री प्रोवाइड करना है, लीजोल्ड प्रीमाइसेस पे डेप्री प्रोवाइड करना है, क्रेडिटर्स और ओवरड्राफ्ट की फिगर आपको दे दी है, ठीक है। और अपने पास विड्रॉइंग्स की फिगर नहीं है, ड्रॉइंग्स हाफ ऑफ द अमाउंट, प्रॉफिट का हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉल हुआ था, और वो कितना हुआ था वो पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपको पूछा है बैलेंस शीट बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, ठीक है। आपको ये अकाउंट्स पूछा है और बैलेंस शीट पूछा है। और प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, आपको समझ में आता है, ड्राइंग्स की फिगर नहीं है, ड्राइंग्स की फिगर नहीं है। अब ड्राइंग्स की फिगर फाइंड कैसे करेंगे? तो ड्राइंग्स की फिगर फाइंड करने के लिए आपको पहले 6 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ था वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बोला है कि पार्टनर्स प्रॉफिट की हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉल करते हैं, प्रॉफिट का हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉल करते हैं। तो अगर मुझे ड्राइंग की अमाउंट फाइंड करनी हो तो प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट का हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉल करना है। तो ड्राइंग की या विड्रॉल की अमाउंट फाइंड करनी हो तो आपको क्या चाहिए होगा? प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट चाहिए होगा? 6 महीने का। जनवरी से जून तक जो बिजनेस हुआ उसमें 6 महीने में प्रॉफिट कितना हुआ वो नहीं बोला है आपको। यहाँ पे जो P&L डेबिट बैलेंस दिया वो दिसंबर तक का है, लास्ट ईयर तक का। आपको करंट ईयर में 6 महीने का प्रॉफिट कितना हुआ वो बोला नहीं है। तो आपको ड्राइंग्स की फिगर फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? 6 महीने का प्रॉफिट। वो 6 महीने का प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? तो 6 महीने का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप याद करो 12th में पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर आप चैप्टर करते थे, तो उसमें आप क्या करते थे? P&L अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है, P&L अकाउंट का प्रॉफिट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स का कैपिटल का ओपनिंग 100 है, फॉर एग्जांपल पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल 100 है और क्लोजिंग कैपिटल 120 है। पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल 100 है और क्लोजिंग कैपिटल 120 है, और प्रॉफिट के सिवाय कोई ड्राइंग्स नहीं है, कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक्सेप्ट प्रॉफिट के सिवा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है कैपिटल अकाउंट में। 100 रुपये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल 120 है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो 100 और 120 का डिफरेंस 20 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इसका मीनिंग अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना हो तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस ले लूँ, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस ले लूँ। तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस जो आएगा वो क्या शो करेगा? 6 महीने का प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या करूंगा? तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कहाँ है? तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया है। ओपनिंग कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट दी है, ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू है, ये बैलेंस शीट की जो वैल्यू है ये ओपनिंग कैपिटल है। हमको क्लोजिंग कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी? 30 जून की। हमारे पास क्या है? ओपनिंग कैपिटल है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों को मैच करेंगे तो पता चलेगा प्रॉफिट कितना हुआ था। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है, अब क्लोजिंग कैपिटल ढूंढेंगे। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे मिलेगा? तो क्लोजिंग कैपिटल, जैसे ये दिसंबर की बैलेंस शीट है, तो दिसंबर की बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है। तो अगर मैं दिसंबर की बैलेंस शीट से दिसंबर का कैपिटल ढूंढ सकता हूँ, अगर दिसंबर की बैलेंस शीट बना के दिसंबर का कैपिटल ढूंढ सकता हूँ, तो मैं जून की बैलेंस शीट बना के जून की कैपिटल भी तो ढूंढ सकता हूँ। यानी मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे अगर प्रॉफिट ढूंढना है तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल को मैच करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से लाएंगे? तो क्लोजिंग कैपिटल लाने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस जो आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस जो आएगा, 30 जून की बैलेंस शीट बनाओगे तो 30 जून की बैलेंस शीट जो बनाएंगे, 30 जून की बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल मिलेगी 30 जून की। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है 270। क्लोजिंग कैपिटल हम 30 जून की बैलेंस शीट बना के फाइंड करेंगे, और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और वो जो प्रॉफिट आएगा उसको हम यूज करके ड्राइंग्स की फिगर फाइंड करेंगे, ठीक है। ये आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें। देखो सबसे पहला काम बैलेंस शीट बना देंगे 30 जून की, बराबर। दो चीज यहाँ पे आपको 30 जून की बैलेंस शीट से आपको दो चीजें मिक्स मिल जाएगी। एक तो क्वेश्चन में आपको 30 जून की बैलेंस शीट भी पूछी है, और दूसरा आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए और ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए और क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर से प्रॉफिट ढूंढने के लिए बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। यानी बैलेंस शीट तो नहीं पूछा होता तो भी बनाना पड़ता क्लोजिंग कैपिटल ढूंढने के लिए, प्रॉफिट ढूंढने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट पूछी है तो बैलेंस शीट को अच्छे से वर्किंग में ही आंसर में ही शो कर देंगे। अब बैलेंस शीट हम बनाएंगे, कौन से दिन की बनाना है? तो बैलेंस शीट बनाना है 30 जून की।
अब यहाँ पे क्या क्या चेंज आया वो देखे, तो स्टॉक यहाँ पे 60,000 था, बट क्वेश्चन में आपको बोला था कि स्टॉक कितना लेना है, 75,000, तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे ले लिया 75,000 एज पर दी एडजस्टमेंट गिवन। दूसरा, मशीनरी का बैलेंस था 1,50,000, उसमें आपको बोला था कि 5% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करो, वैसे 10% बोला था बट 10% ईयरली था, हमको 6 महीने का प्रोवाइड करना है, तो 1,50,000 मशीनरी, 6 महीने का डेप्री 5%, 10% फुल ईयर का, 6 महीने का 5%, तो 1,50,000 माइनस 5% डेप्री, तो क्लोजिंग मशीनरी की वैल्यू आ गई। इसके बाद स्टॉक हो गया, मशीन हो गया, डेटर्स, डेटर्स 70,000 की जगह आपको नीचे एडजस्टमेंट में बोला था कि डेटर्स की वैल्यू कितनी करो, 60,000, तो डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे ले लिए 60,000 डेटर्स ले लिए। ओके, इसके बाद डेटर्स हो गए। फिर जेएलपी के लिए आपको बोला था कि जेएलपी 30 जून से पहले सरेंडर हो गया था। जेएलपी जेएलपी की जो फिगर है यहाँ पे लिखा है जेएलपी, जेएलपी सरेंडर फॉर ₹9,000 बिफोर 30th जून, यहाँ पे लिखा है बिफोर 30th जून, मीनिंग 30th जून की जो बैलेंस शीट बना होगी ये वाली, इसके अंदर कहीं पे जेएलपी नहीं आएगा। ओके, जेएलपी के पैसे आए होंगे 9,000 रुपीज का, उसका क्या, तो जेएलपी के पैसे जो 9,000 आए होंगे ऑलरेडी बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए होंगे, एंट्री हुई होगी बैंक टू जेएलपी, तो बैंक अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया होगा, यानी आपको इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट नहीं है, उसकी ओवरड्राफ्ट है, मीनिंग ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, सो वो जेएलपी का जो पॉइंट है, ये क्वेश्चन के अंदर ये वाला पॉइंट जो जेएलपी है, ये कोई काम का नहीं है, ये ऑलरेडी सेल हो चुका है 30 जून से पहले, तो वो ऑलरेडी कैश में चला गया होगा, और आपका जो 30 जून का जो क्लोजिंग ओवरड्राफ्ट है, कैश बैलेंस होगा, उसमें ऑलरेडी 9,000 इंक्लूड हो गए होंगे, सो यहाँ पे वो जेएलपी का आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद जेएलपी कुछ नहीं होगा। लीज और प्रीमाइस 34,000, उसमें डिप्रिसिएशन था 5%, तो लीज और प्रीमाइसेस का 5% डिप्रिसिएशन, 34,000 का 5% 1700, और लीज और प्रीमाइस कितना आएगा 32,300, लीज और प्रीमाइस बचेगा। आफ्टर दैट पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट में चेंज ट्रांसफर करेंगे, और ड्राइंग्स है ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये दो चीज़ अभी पेंडिंग रखते हैं, 26,000 और 16,000, ये दो बाकी रखेंगे। ओके, इसके बाद ये नई बैलेंस शीट में सीधा सीधा ऐसा नहीं आएगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू 60,000 की जगह आपको बोला था कि क्रेडिटर्स की वैल्यू को कितना करना है, तो क्रेडिटर्स के लिए आपको यहाँ पे बोला था कि क्रेडिटर्स 10,000 कम करो, 10,000 कम करो, मीनिंग 60,000 की जगह 50,000, और ओवरड्राफ्ट 15,000 से कम करो, ऐसा बोला था, यहाँ पे बोला था 15,000 से कम करो, तो 35,000 माइनस 15,000 करो, तो ओवरड्राफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20,000। ओके, सो सारी फिगर्स यहाँ पे आ गई, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी, लीजहोल्ड प्रीमाइसेस, क्रेडिटर्स, ओवरड्राफ्ट। ओके, दो चीज़ मैंने नहीं लिखी, कौन सी, पीएनएल अकाउंट और ड्राइंग, ये दोनों मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये ड्राइंग और पीएनएल ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाता है, तो कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस आया ये पीएनएल और ड्राइंग्स को ऑलरेडी एडजस्ट करके आया होगा, क्योंकि वो पीएनएल और ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो कैपिटल अकाउंट जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस पीएनएल और ड्राइंग की फिगर को एडजस्ट ऑलरेडी करके आया है, तो कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आया 239,800, ये कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आया। ये कौन सी कैपिटल, तो ये कैपिटल है 30 जून की कैपिटल, कौन सी कैपिटल है 30 जून की कैपिटल, 30 जून की कैपिटल मीनिंग ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल बराबर। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि 100 रुपये ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल 120 है, इसका मीनिंग 20 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा, तो अब आपको ये करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ 6 महीने में वो ढूंढना है, क्योंकि उसके ऊपर से फिर ड्राइंग ढूंढना है, तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए सेकंड वर्किंग, प्रॉफिट 6 महीने का ढूंढने के लिए नेक्स्ट कैलकुलेशन, 6 महीने का प्रॉफिट ढूंढने के लिए क्लोजिंग कैपिटल जो आपको बैलेंस शीट से मिली वो क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया, ये क्लोजिंग कैपिटल जो आया यहाँ पे बैलेंस शीट में उसको हमने यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया 239,800 क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल लिखने के बाद अपने पास ओपनिंग कैपिटल भी थी 2,70,000, क्वेश्चन में देखे तो यहाँ पे 2,70,000 ओपनिंग कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल में सामने 26,000 पीएनएल था और 16,000 का ड्राइंग था, तो ओपनिंग कैपिटल और ये पीएनएल ड्राइंग भले सामने सामने लिखा है बट एक्चुअली समझ आ जाता है नेट करके, तो ओपनिंग कैपिटल 270 जो अलग दिखा है और पीएनएल और ड्राइंग्स की अमाउंट अलग दिखी है, ये तीनों को समझा जाता है, तीनों एक ही साथ है, तो जब मैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड करूंगा तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई, तो ओपनिंग कैपिटल इज 2,70,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है इसलिए माइनस करेंगे, और ड्राइंग्स ऑब्वियसली कैपिटल में से क्या होता है माइनस होता है, तो 2,70,000 कैपिटल माइनस 26,000 पीएनएल डेबिट बैलेंस माइनस ड्राइंग 16,000, तो फाइनली ओपनिंग कैपिटल नेट कितना हुआ, तो नेट ओपनिंग कैपिटल है 2,28,000, ओपनिंग कैपिटल 2,28,000, क्लोजिंग कैपिटल 239,800, तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस कितना हुआ 11,800 प्रॉफिट, पर ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट तो आपका ड्राइंग्स की इफेक्ट देने के बाद का प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि पार्टनर्स 50% प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं, तो
तो इसका मीनिंग 50% अगर प्रॉफिट विड्रॉ करते हैं तो प्रॉफिट बचेगा कितना, 50% ही बचेगा। तो ये जो 11,800 प्रॉफिट आया ये 50% बचा हुआ प्रॉफिट है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर प्रॉफिट 11,800 आफ्टर ड्राइंग्स है तो ड्राइंग भी सिमिलर ही होगा, 50% सेम ड्राइंग करते हैं। तो 11,800 अगर प्रॉफिट है, 11,800 अगर प्रॉफिट है तो 11,800 सेम ड्राइंग हुआ होगा। एंड दोनों को ऐड कर दे, 11,800 का प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग, ड्राइंग 11,800 सेम अमाउंट, तो दोनों को ऐड करें तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 23,600। तो मैंने आपको एग्जांपल बोला था कि अगर प्रॉफिट 100 रुपये होता है तो उसमें से 50 विड्रॉ करते हैं, 50 हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करते हैं। तो हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ करे, 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, अगर 50 रुपीज़ विड्रॉ करे तो 50 रुपीज़ बचेगा। वैसे यहाँ पे 11,800 अगर बचा है तो ये आफ्टर ड्राइंग्स है, तो ये 50% है, तो ड्राइंग भी 50% होगा, सेम होगा। तो टोटल प्रॉफिट 6 महीने का बिफोर ड्राइंग कितना हुआ 23,600। ये जो प्रॉफिट हुआ ये कौन सा आया, बिफोर ड्राइंग, 6 महीने का प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग। 11,800 भी प्रॉफिट है पर वो कौन सा, आफ्टर ड्राइंग। और 23,600 कौन सा प्रॉफिट, दैट इज बिफोर ड्राइंग। ठीक है, तो ये प्रॉफिट मिल गया आपको, ड्राइंग की फिगर मिल गई। ओके, ड्राइंग 11,800 जो आया ये दोनों पार्टनर्स इक्वली डिवाइड करेंगे। 11,800 जो ड्राइंग आया, ये 11,800 जो ड्राइंग है दोनों इक्वली विड्रॉ करेंगे। सो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो दोनों पार्टनर्स ए और बी की इक्वल ड्राइंग की अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, तो अपने पास बैलेंस शीट आ गया, प्रॉफिट आ गया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैपिटल आया 239,800, ये जो ओपनिंग कैपिटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल आया, ये दोनों पार्टनर का टोटल आया। 239,800 जो कैपिटल हुआ ये दोनों पार्टनर का टोटल है। इसमें ए का कितना, दो पार्टनर है ए और बी, इसमें कैपिटल में ए का कितना और बी का कितना ये पता नहीं है। तो ओके, सो नेक्स्ट कैलकुलेशन। अब हमने प्रॉफिट 6 महीने का फाइंड कर दिया। प्रॉफिट 6 महीने का जो हमने फाइंड किया था, अब इसके ऊपर से हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं कि कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चेंज आया था। तो कैपिटल अकाउंट में आप देखें तो सबसे पहले दोनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, तो इसमें ओपनिंग कैपिटल ए और बी की ये एज पर दी दिसंबर कैपिटल 1,40,000 1,30,000, यहाँ पे अमाउंट देखते जाते हैं। 1,40,000 और 1,30,000 ये दिसंबर की कैपिटल थी। ठीक है, इसमें अभी मैंने पीएनएल ड्राइंग कुछ भी एडजस्ट नहीं किया। अब इसमें ये ओपनिंग कैपिटल एज इट इज जो दिसंबर की बैलेंस शीट में थी वो ले ली। इसमें पीएनएल का डेबिट बैलेंस 26,000 था, ये रहा, वो भी देखी। यहाँ पे 26,000 पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, 26,000 डेबिट बैलेंस इक्वल पार्टनर है। तो 26,000 13,000 13,000 करके पीएनएल डेबिट बैलेंस है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से माइनस होगा। इसके बाद ड्राइंग की फिगर यहाँ पे एग्जिट आपको दे दी है 10,000 और 6,000, वो ड्राइंग था लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का ड्राइंग 10,000 और 6,000 एज इट इज माइनस कर दिया। तो ये तीनों एडजस्टमेंट करने के बाद ओपनिंग कैपिटल पीएनएल डेबिट बैलेंस माइनस करो, ड्राइंग माइनस करो, तो लास्ट ईयर की कैपिटल मिल जाएगी। अब इसमें हमने ये फाइंड किया कि करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ। तो करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग्स कितना था 23,600। ओके, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पीएनएल में से होता है और ड्राइंग जो होता है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो 23,600 जो आंसर आया वो पीएनएल का प्रॉफिट है और 11,800 ड्राइंग्स जो है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। और पीएनएल अप्रोप्रिएशन करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो कितना 11,800 है। तो हम पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा करेंगे, पीएनएल वाला कि अप्रोप्रिएशन वाला। तो पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे 23,600 जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो 23,600 को 11,800 पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फिर क्वेश्चन में आपको बोला था कि पार्टनर्स जितना उनका प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से हाफ ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। तो 11,800 दोनों का प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट था कितना 23,600। इसको मैंने इक्वली डिवाइड किया तो पार्टनर्स में क्रेडिट हुआ। ठीक है, इसमें से ड्राइंग की जो फिगर है वो 50% ड्राइंग होगा। ये क्वेश्चन में आपको बोला है 50% अमाउंट ड्राइंग होगा। तो 11,800 का 50% 5,900, 11,800 का 50% 5,900। तो फाइनली अब कैपिटल कितनी बची, तो 122,900 एंड 116,900। ये मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा ए और बी का। 122,900 प्रॉफिट और ड्राइंग सब एडजस्ट करने के बाद 122,900 एंड 116,900 कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा। ठीक है, ये एक वर्किंग नोट का पार्ट था। ओके, आपको इसको वर्किंग नोट के फॉर्म में नहीं बनाना हो तो आप इसको कैप अकाउंट के अंदर भी सारे एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है वर्किंग नोट के फॉर्म में, आप इसको सबको कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट भी शो कर सकते हैं। ठीक है, ये कैपिटल आ गया 122,900, याद रखिए फिगर 122,900 और 116,900। ठीक है, इसके बाद हमने बैलेंस शीट बना दिया था। बैलेंस शीट 30 जून का बन गया था।
प्रॉफिट फाइंड कर दिया था। अब आपको क्वेश्चन में पूछा है रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह आपको पूछा है, वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अब बैलेंस शीट कौन सी देखने की, तो ये रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट जो बनेगा, ये रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट ये जो 30 जून की बैलेंस शीट है इसके ऊपर से बनेगा, 30 जून की बैलेंस शीट के ऊपर से बनेगा। दिसंबर की बैलेंस शीट अब आपको नहीं देखनी, ध्यान रखिएगा, 30 जून की बैलेंस शीट से बनेगा। तो 30 जून की बैलेंस शीट में देखो कैपिटल, चलो एक एक अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, असेट से चालू करना है। स्टॉक 75,000, डेटा 60,000, मशीनरी 142,500 और लीज 32,300। तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू सन्ड्री असेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू स्टॉक टू डेटर्स, realization to stock to debtors to machinery to lease 75,000, 60,000, 142,500 and 32,300, टोटल 309,800। ये कौन से पेयर कहाँ से ट्रांसफर की, ये 30 जून की बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया, क्योंकि हम रियलाइजेशन 30 जून को बना रहे हैं, तो 30 जून की बैलेंस शीट के ऊपर से ही बनेगा। तो स्टॉक डेटर्स मशीनरी लीज ट्रांसफर हो गया। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स हो रहा 50 एंड 20, तो इसको ट्रांसफर कर दे, 50,000 क्रेडिटर्स और 20,000 वो रहा, ये दोनों ट्रांसफर हो गया। और इसके अलावा और बैलेंस शीट में क्या है, कैपिटल अकाउंट है 239,800, कैपिटल अकाउंट कितना है 239,800। ये 239,800 का बाइफ्रिकेशन क्या, तो 239,800 का बाइफ्रिकेशन यहाँ पे अपने पास पहले नहीं था, पर हमने वर्किंग नोट बना के ये 239,800 का बाइफ्रिकेशन हमने फाइंड कर दिया। 122,900 एंड 116,900 दोनों का टोटल करोगे, 122,900 एंड 116,900 दोनों का टोटल करोगे तो 239,800 होगा। ये 239,800 का ये वर्किंग नोट के अंदर बाइफर्केशन आ गया, 122,900, 116,900। इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में 122,900 वर्किंग नोट में से 122,900, 116,900, ठीक है। ओके, इसके बाद परचेसिंग कंपनी जो है, ये परचेसिंग कंपनी सीधा आपको ऐसा बोला था क्वेश्चन में कि परचेस कंसिडरेशन 10 रुपए की इक्विटी शेयर में पे करेंगे। यहाँ पे ऐसा बोला कंपनी विल पेड द परचेस कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज। यहाँ पे आपको इतना बोला कि परचेस कंसिडरेशन 10 रुपए की इक्विटी शेयर के फॉर्म में होगा, बट कितना परचेस कंसिडरेशन होगा वो आपको नहीं बोला है। परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट कितनी होगी वो बोली नहीं है। तो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट अगर फाइंड करनी हो तो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट कैसे मिलेगी, तो टोटल परचेस कंसिडरेशन विल बी नथिंग बट असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये असेट्स का टोटल है 309,800, इसमें कोई वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। 309,800 असेट्स का टोटल, इसमें से 70,000 लायबिलिटी का टोटल माइनस कर दो। असेट्स का टोटल 309,800, लायबिलिटी 70,000 माइनस कर दो। और इसके अलावा गुडविल 1,00,000 रुपये था, तो 1,00,000 रुपये गुडविल को एड बैक कर दो, तो आपको परचेस कंसिडरेशन मिल जाएगा। एंड वो परचेस कंसिडरेशन जो आपको मिलेगा इसमें सीधा सीधा देखो यहाँ पे 309,800 असेट्स है, 70,000 की लायबिलिटी है और 1,00,000 रुपये क्वेश्चन में आपको बोला था कि गुडविल का भी पे करेंगे। यहाँ पे बोला था 1,00,000 रुपये एडिशनली गुडविल पे करेंगे, ये रहा 1,00,000 रुपये गुडविल पे करेंगे बोला था। तो परचेस कंसिडरेशन यानी क्या, तो असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स का टोटल कितना 309,800, लायबिलिटी कितनी 70, 50 और 20 70, तो 309,800 माइनस 70,000 प्लस 1,00,000 करो तो कम्स टू 339,800। क्या आएगा 339,800, ये होगा परचेस कंसिडरेशन। क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन अगर दे दिया है तो सीधा सीधा वो लिखेंगे, अगर नहीं दिया परचेस कंसिडरेशन तो असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस करके और गुडविल अगर दिया है तो गुडविल ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन। अब परचेस कंसिडरेशन की एंट्री क्या होगी, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, परचेस कंसिडरेशन की एंट्री असेट्स और लायबिलिटी सेल आउट करने की एंट्री बोल सकते हैं। एंट्री होगी परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा और परचेसिंग कंपनी में डेबिट से रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अब रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्लोज कर सकते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा 1,00,000 रुपए। ओके, 1,00,000 प्रॉफिट क्यों आया आपको समझ में आया होगा कि गुडविल जितनी होगी उतना ही प्रॉफिट होगा। ओके, अगर असेट्स और लायबिलिटी को सेम वैल्यू पे टेक ओवर करो, अगर असेट्स और लायबिलिटीज को अगर मैं सेम वैल्यू पे टेक ओवर करवा दूं तो फिर उसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अगर मैं 100 रुपए की एसेट को 100 रुपए पे टेक ओवर करूँ तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, और 100 रुपए की एसेट को 120 पे टेक ओवर करूँ तो 20 रुपए गुडविल से टेक ओवर करूँ तो 20 रुपए प्रॉफिट होगा। सेम वे यहाँ पे 1,00,000 रुपए एडिशनली जो पे किया था वही आपके रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में इस गुडविल के अलावा कोई चेंज नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होगा वो गुडविल जितना ही होगा। और 1,00,000 रुपए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स है, तो 1,00,000 रुपए 50,000 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और 50,000 जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 50,000। और
अब ये 339,800 जो परचेस कंसिडरेशन है वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में मिलेगी, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी टू परचेसिंग कंपनी, तो परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा और इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये इक्विटी शेयर जो परचेसिंग कंपनी के मिले उसका मैंने अकाउंट नहीं बनाया, यहाँ पे परचेज इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी अकाउंट नहीं बनाया, उसको पूछा नहीं था। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी शेयरिंग परचेसिंग कंपनी जो मिले वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो आपको लास्ट क्वेश्चन याद हो, तो लास्ट क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला था कि इक्विटी शेयर जो आपको मिलेंगे परचेसिंग कंपनी के इक्विटी शेयर जो मिलेंगे उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना था, ऐसा क्वेश्चन में बोला था। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं बोला है कि परचेसिंग कंपनी के जो इक्विटी शेयर मिलेंगे उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना, ऐसा नहीं बोला है। तो आपको याद होगा रूल क्या है, तो उसके लिए रूल था कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं बोला डिवाइड करने के लिए तो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग रेशियो आएगा उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग रेशियो आएगा आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑफिट सब कुछ करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग आएगा उस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग देखो तो ओपनिंग है 122,900 एज पर एडजस्टमेंट प्लस 50,000 और बी में 116,900 प्लस 50,000, यानी टोटल करें तो ए का टोटल आ रहा है 172,900 और बी का टोटल आ रहा है 166,900, 172,900 166,900। तो ये जो परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट है इट्स 339,800, ये 339,800 जो परचेस कंसिडरेशन है वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। और कैपिटल रेशियो कौन सा? तो कैपिटल रेशियो है ये 172,900 और 166,900, ये रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे, 339,800 को ये रेशियो में डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी 172,900 और 166,900, ये अमाउंट आएगी। और ये हम इक्विटी शेयर्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड लिख दिया ऐसा नहीं है, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड लिख दिया ऐसा नहीं है। ये जो 339,800 जो परचेस इक्विटी शेयर मिले परचेसिंग कंपनी के उसको हमने क्लोजिंग कैपिटल रेशियो में, क्लोजिंग कैपिटल मीनिंग ए की टोटल कैपिटल और बी की टोटल कैपिटल के रेशियो में डिवाइड किया, तो उनको ये क्या इक्विटी शेयर मिले और इनफैक्ट इतने ही इक्विटी शेयर मिले जितना उनका ए और बी का बैलेंस था कैपिटल अकाउंट का। सो कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है, परचेसिंग कंपनी अकाउंट क्लोज हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया और हमने एडिशनली वर्किंग नोट ये बनाया था कैपिटल अकाउंट फाइंड करने के लिए। ओके, ये सारी चीजें आपको वर्किंग नोट में ना लिखनी हो और वो सारी चीजें यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, क्रेडिट डेबिट करके, माइनस था वो डेबिट और प्लस था वो क्रेडिट करके यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आंसर वही आएगा, सेम आंसर बनेगा, ठीक है। सो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट होगा। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.